मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे आर्थिक प्रणालियों के कार्य अथवा आर्थिक प्रणाली की केंद्रीय समस्याएं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है तथा उनकी पूर्ति के साधन सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। अतः मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर वह उनके बीच चुनाव करता है। इसी प्रकार प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी विकसित हो या विकासशील अर्थव्यवस्था हो, के सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने साधनों को किफ़ायत के साथ प्रयोग करना पड़ता है और इसी चुनाव की समस्या से अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित न हो तथा उनके वैकल्पिक उपयोग न हो तो आर्थिक समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी, परंतु साधनों की सीमितता तथा आवश्यकताओं या साधनों की असीमितता से समस्या उत्पन्न होती है। यानी हमारे पास जब तक साधन सीमित होंगे और आवश्यकताएं असीमित होगी और साथ में साधनों का वैकल्पिक उपयोग हो तो हमारे समस्या एक चुनाव की समस्या उत्पन्न होगी। अंततः साध्यों व सीमित साधनों के मध्य सामंजस्य बिठाना ही अर्थव्यवस्था की समस्या नहीं है, वरन परिवर्तनशील तथा बदलती अर्थव्यवस्थाओं की पूर्ति हेतु साधनों का विकास करना भी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या है। यानी उसके साथ साथ जो जैसे जैसे हमारे पास परिवर्तन हो रहा है उसके साथ ही अर्थव्यवस्था का सामंजस्य भी बैठना चाहिए। तो एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत कार्य अथवा केंद्रीय समस्या या मूलभूत समस्या, तो सबसे पहले जो समस्या आती है, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, और साधनों के आवंटन की समस्या कहते हैं इसको, कि साधनों का आवंटन हम किस पर करें। देखिए, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की सर्वप्रथम समस्या या कार्य यह निर्णय करना है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों से किन किन वस्तुओं व सेवाओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए ताकि समाज में उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, उसके लिए ये देखना पड़ता है कि समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएं समग्र रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी किसका उत्पादन, किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है, या हमारे उत्पादन के जो साधन है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, इनको किन वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में आवंटित करें, हम लगाएं, तो हमें अर्थव्यवस्था जो पूरी है उसके सामने एक पहली जो समस्या आती है वो इसका चुनाव करना है कि हमारे किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, हमारे साधनों को किन साधन उस वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में आवंटित करें। जैसे एक तरफ ये वक्र जो दिया हुआ है, उत्पादन संभावना वक्र, जिसमें इधर रोटी इकाइयों में, इधर कपड़ा, कि ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई, ओ वाई एक्स पर कपड़ा लिया गया है। ए बी सी डी ई, ये क्या है, संभावित बिंदु है जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादित किए जा सकते हैं। ये पॉइंट है जिन्हें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित किए जा सकते हैं। यदि रोटी की अधिक आवश्यकता है तो डी और ई, ये डी और ई बिंदुओं पर का चयन किया जाएगा, और यदि कपड़े की अधिक आवश्यकता है तो ए और बी पॉइंटों का चयन किया जाएगा। तो हमारे पास ये चुनाव करना है कि किनका रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति का चुनाव करें हम, या फिर हम यहाँ पर कपड़े का उत्पादन के लिए चुनाव करें, या रोटी की लिए, या खाद्यान्न वस्तु जिसे कहेंगे उनके लिए व्यवस्था की जाए। अब हमारे पास ये आता है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, या उत्पादन तकनीक के चुनाव की समस्या। देखिए, हमारे पास उत्पादन की तकनीकी होती है, वो दो तरह की होती है। एक तो श्रम गहन तकनीक, एक है पूंजी गहन तकनीक। श्रम गहन तकनीक है जिसमें श्रमिक ज़्यादा लगेंगे और पूंजी कम लगेगी, यानी मशीनरियों से उत्पादन कम होगा। एक है पूंजी गहन तकनीकी जिसमें पूंजी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और मशीनरी का प्रयोग कम किया जाता है। तो हमें चुनाव करना है कि किस तकनीक का प्रयोग करें, हम श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करें या फिर हम पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर हमारे दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, पूंजी गहन तकनीक,
इधर से स्वदेशी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुएं, श्रम गहन तकनीक। हमारे यहाँ श्रमिक ज़्यादा ले रहे हैं, वहाँ मशीनरी का ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ जो एक्स अक्ष पर स्वदेशी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुएं, जहाँ श्रम गहन श्रमिक ज़्यादा लगाए जाते हैं, इधर से पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग होगा। अब हम कहाँ रहते हैं? सी पॉइंट पे श्रम गहन तकनीक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, ए पॉइंट पे पूंजी गहन तकनीक का। यहाँ श्रम और पूंजी दोनों का समान मात्रा में प्रयोग करें। तो हमें ये चुनाव करना है कि किस तकनीक का प्रयोग करेंगे हम, श्रम गहन तकनीक से उत्पादित किया जाए या फिर पूंजी गहन तकनीक से उत्पादन किया जाए। तीसरी समस्या है समाज में वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो। तो राष्ट्रीय आय उत्पादन की वितरण की समस्या, यानी हम पहली समस्या थी क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए। तीसरी आती है किसके लिए, कि यानी जो हमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है वो करना किसके लिए है, किसके लिए। तो अर्थव्यवस्था की तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है राष्ट्रीय उत्पादन का कुशल एवं न्यायोचित वितरण करना। समाज में क्रियाशील साधनों के स्वामित्व के मध्य राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण के दो पहलू होता है। प्रथम, अर्थव्यवस्था को तय करना पड़ता है कि उत्पादन का कितना अंश किस व्यक्ति को प्राप्त हो। दूसरा है, अर्थव्यवस्था को यह तय करना पड़ता है कि इस आय से प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मात्रा में तथा किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो, क्योंकि साधनों के स्वामी स्वयं उपभोक्ता भी है। यानी जो हमें इस तकनीक में किसके लिए किया जाए कि जो श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम के रूप में कहीं सेवा कर रहे हैं, जहाँ लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ की राशि प्राप्त कर रहे हैं, उनकी इनकम प्राप्त हो रही है, उन साधनों के बीच हमें वस्तुओं और सेवाओं को पहुँचाना है। पर इसमें ध्यान रखना है कि न्यायोचित वितरण होना चाहिए, सभी को साधन वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये हमारे पास तीसरी जो समस्या है कि किसके लिए, कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो किसके लिए करें। अगली जो समस्या है कि अल्पकाल में राशनिंग कैसे की जाए, कि एक अर्थव्यवस्था को उस समय के लिए भी वस्तुओं के राशन की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें उसकी पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में स्थिर पूर्ति की राशनिंग दो प्रकार से करनी पड़ेगी। प्रथम, विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच पूर्ति का आवंटन ऐसे करना कि समस्त आय स्तरों के उपभोक्ताओं को न्यायोचित मूल्य स्तर पर नियमित रूप से उपलब्ध हो सके। दूसरा है, दी हुई पूर्ति की समयावधि में इस प्रकार किया करना है कि उत्पादन के अभाव की अवधि में भी वस्तुओं की पूर्ति नियमित रखी जा सके। यानी पूर्ति जो राशनिंग है उस लोगों तक पहुंचाना है वस्तुओं सेवाओं का, तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सभी उपभोक्ताओं को मिले, यानी कि पैसे वालों को मिल गया, जो गरीब है बेचारा रह गया, तो उनको सबको प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है कि उस समय अवधि, ऐसी समय अवधि आए कि जिसमें उस वस्तु की पूर्ति संभव नहीं हो, उसमें भी पूर्ति उपलब्ध करवाई जा सके। तो इसके लिए हमारे पास की सप्लाई जो हमारे पास स्थिर कर दी, डिमांड वक्र ये, तो यहाँ जो दोनों की कीमतें तय, तो न्यायोचित कीमत हमें क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा जो हमारे पास अगला जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो दे रखा है साधनों की पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कैसे हो। यानी प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण समस्या ये या कार्य यह है कि उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग हो, यानी सभी साधनों को पूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। साधनों का पूर्ण उपयोग समस्या मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करती है कि किस सीमा तक एक समाज अपने साधनों का प्रयोग करने को तत्पर है। साधनों के प्रयोग स्तर को निर्धारित करने के बाद समाज को उस स्तर को प्राप्त करना होगा जहां सभी मानवीय तथा भौतिक साधनों का पूर्ण उपयोग हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जनसंख्या तथा श्रम शक्ति में वृद्धि हो रही हो, पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिक कार्यों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी साधन जो हमारे पास है किसी भी स्थिति में बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये बताया कि यहाँ जो एफ बिंदु है वहाँ साधन बेरोजगार या अर्ध बेरोजगार की स्थिति में पूर्ण रोजगार उपलब्ध करवाना है, या तो हमें उसे बी बिंदु पर भेजना है, या सी पर भेजना है, या डी पर भेजना है, इसी बिंदु पर भेजा जाए।
अब यहाँ अगर बी बिंदु पर बेचते हैं तो यहाँ कपड़े का उत्पादन ज़्यादा होगा, ठीक है, और रोटी का स्थिर रहेगा। अगर हम डी बिंदु पर बेचते हैं तो यहाँ कपड़े का उत्पादन स्थिर रहेगा, रोटी का उत्पादन बढ़ेगा। और यदि सी बिंदु पर बेचते हैं तो यहाँ पर रोटी और कपड़े दोनों का ही उत्पादन बढ़ेगा। तो हमें ये देखना है कि किस वस्तु का उत्पादन हमें ज़्यादा बढ़ाना है और किस तरीके से हमें कौन सी क्षेत्र में इसको बढ़ा के पूर्ण रोजगार की स्थिति लाई जा सके। अगला जो पॉइंट है इसमें, आर्थिक अनुरक्षण एवं आर्थिक विकास कैसे हो। आधुनिक युग में प्रत्येक आर्थिक प्रणाली की एक मुख्य समस्या न केवल अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता को भविष्य में बनाए रखना है, बल्कि भावी भौतिक समृद्धि के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार एवं विकास करना भी है। तो इसमें अनुरक्षण का से कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को मूल्य ह्रास की व्यवस्था से यथा स्थिर बनाए रखना, मशीनों के निरंतर प्रयोग से उनके घिसाव, टूट फूट या समयावधि में नए आविष्कारों से उनके मूल्यों में कमी को नई पूंजी नियोजित व्यवस्था से पूर्वतः स्थिर बनाए रखना। यानी हमारे पास अनुरक्षण है कि जो भी मशीनों में टूट फूट आए या नई टेक्नोलॉजी आए उसके स्तर को उसे बनाए रखना है। दूसरा, विकास की अर्थव्यवस्था में साधनों की किस्मों मात्राओं में निरंतर सुधार करना है और साथ में उत्पादन की तकनीक को निरंतर सुधार करना है कि उत्पादन की तकनीकी बढ़ती रहे, तभी हमारे पास देश का क्या हो सकता है, विकास संभव है। यहाँ जो वक्र बना हुआ है, एक है GH और इसको PQ। तो यहाँ ये प्रारंभिक स्थिति, ये तकनीकी परिवर्तन के पश्चात कि प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र GH है, विकास के पश्चात या तकनीकी परिवर्तन के बाद वक्र परिवर्तित होकर PQ हो जाएगा। तो ये हमारे पास अनुरक्षण और विकास के माध्यम से इनमें अर्थव्यवस्था को ऊपर भी पहुंचाना है। अगली जो समस्या है कि मुद्रा क्रय शक्ति में उतार चढ़ाव तथा स्थिरता की समस्या, कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के मुकाबले मुद्रा की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो इसे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में तेज़ी से बढ़ते हैं और मुद्रास्फीति के कारण व्यक्तियों की वास्तविक आय में कमी होती है, तो बचत तथा विनियोग घटते हैं। क्रय शक्ति की स्थिरता हेतु राजकोषीय मौद्रिक नीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि राजकोषीय मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो मुद्रा की क्रय शक्ति में जो उतार चढ़ाव आता है या स्थिर, तो उसको स्थिर बनाए रखने की भी समस्या हमारे पास है। और लास्ट है उपभोग उत्पादन तथा वितरण में साधनों के कुशलतम एवं श्रेष्ठतम उपयोग की समस्या, कि साधनों की सीमित आवश्यकताओं की असीमितता और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के कारण भी अधिकतम तथा अधिकतम लाभ के लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने उनके कुशलतम एवं श्रेष्ठतम उपयोग की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये थी हमारे पास मूलभूत समस्याएं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे समाधान।